दोस्तों नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधा लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आखिर क्यों सरकारें अपने देशवासियों को युद्ध वालों इलाकों या बेहद कठिन हालातों वाले देशों में भेजने की प्लानिंग कर रही हैं? इसके पीछे का असल अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या है? जब देश में डॉलर की कमी होती है ना, तो लेबर एक्सपोर्ट एक बड़ा समाधान लगने लगता है। तो चलिए सीधे इन ग्राउंड रियलिटीज और आर्थिक कारणों की तह तक चलते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे डॉलर की कमी की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे ये G2G सॉल्यूशन आखिर है क्या। उसके बाद हमारी 3 अलग अलग मंजिलें होंगी, इजराइल, रशिया और जापान। और आखिर में इस पूरे इशू का ग्लोबल आउटलुक क्या है, इस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर की जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की, और वो है डॉलर का संकट। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2.3%। एक वक्त था जब देश का करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी आसान शब्दों में कहें तो आयात और निर्यात का अंतर जीडीपी के 1% से भी कम हुआ करता था। पर अब ये 2.3% तक उफान पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने डॉलर देश के अंदर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर जा रहे हैं। और जब ऐसी खाई बनती है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर एक जबरदस्त दबाव आना तय है। और इस दबाव का नतीजा क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज रेट पर असर। डॉलर के मुकाबले मुद्रा का दाम लगभग 96 रुपए तक गिरने की कगार पर है। सोर्सेज की माने तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में आई भारी गिरावट। लोकल मार्केट का वैल्यूएशन इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड बताया जा रहा है कि अब बाहरी निवेशकों को इसमें कुछ खास आकर्षण नहीं दिखता। यहाँ तक कि जो घरेलू पूंजी है वो भी लगातार विदेशों की तरफ रुख कर रही है। तो डॉलर की आमदनी तो रुकी हुई है, पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब डॉलर नहीं आ रहा, तो सरकारें दूसरा रास्ता खोजती हैं, और यही एंट्री होती है लेबर एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की। इस डॉलर की कमी की भरपाई करने के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल अपनाया जा रहा है। अब ये G2G क्या है? दरअसल ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, जहां प्राइवेट एजेंट्स या बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद कारगरों को सीधे विदेश भेजती है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डॉलर नहीं बन रहा, तो उम्मीद इन कारगरों से की जाती है कि वो वहां कमाकर जो फॉरेन रेमिटेंस देश भेजेंगे उससे डॉलर रिजर्व्स बढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नैरेटिव अब बिल्कुल बदल चुका है। पहले कुशल लोगों के बाहर जाने को ब्रेन ड्रेन कहकर रोका जाता था, राइट? लेकिन अब आर्थिक जरूरतों के चलते इसे एक स्ट्रैटेजिक लेबर एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये कारगर आखिर भेजे कहाँ जा रहे हैं। हमारी पहली मंजिल है इजराइल। यहाँ की डिमांड बिल्कुल अलग और बहुत स्पेसिफिक है। इस स्लाइड पर अगर आप गौर करें तो जो सबसे दिलचस्प चीज सामने आती है वो है इनिशियल कोटा। शुरुआती दौर में 5,000 कामगारों को भेजने का लक्ष्य रखा गया है, और इनके लिए मुख्य सेक्टर्स क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स और केयर गिविंग, यानी वहां अस्पतालों या घरों में देखभाल के काम के लिए। ये बिल्कुल सटीक और टारगेटेड सेक्टर्स हैं जहां इजराइल को इस वक्त लेबर की सख्त जरूरत है। पर सच कहूं तो इस आर्थिक अवसर के साथ जो जोखिम जुड़े हैं वो बिल्कुल हल्के में लेने वाले नहीं हैं। सोर्सेज कहती हैं कि इन कारागारों को मुख्य रूप से उन विस्थापित फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह लेने के लिए बुलाया जा रहा है जो गाजा संकट के चलते अब वहां काम नहीं कर पा रहे। अब आप खुद सोचिए, ये एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र यानी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। उत्तरी क्षेत्रों में लगातार खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही वहां की स्ट्रिक्ट सांस्कृतिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इन कारीगरों को वहां परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी रूप से बसने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। काम खत्म तो वापस आना होगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है रशिया। यहाँ के चैलेंजेस इजराइल से बिल्कुल अलग पर उतने ही बड़े हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 8 लाख। ये संख्या दर्शाती है कि इस वक्त रशिया में मजदूरों की कितनी भारी कमी है। युद्ध और अन्य कारणों से वहां का वर्किंग क्लास लगभग खाली हो चुका है। इतनी बड़ी डिमांड होने के बावजूद आसपास के पड़ोसी देशों से कोई भी वहां जाकर काम नहीं करना चाहता, और इस जीरो कंपटीशन ने लेबर एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका खड़ा कर दिया है। लेकिन इस मौके के साथ आते हैं कुछ बहुत बड़े खतरे।
तो सबसे बड़ा ट्विस्ट इस पूरी कहानी में ये है कि मान लीजिए कोई वहां चला भी गया और खूब पैसे कमा भी लिए, फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सैंक्शंस के कारण, खास करके स्विफ्ट सिस्टम बंद होने की वजह से, अपनी कमाई को डॉलर में वापस देश भेज ही नहीं पाएगा। अजीब विरोधाभास है ना? पैसे कमाए पर भेज नहीं सकते, और आर्थिक अड़चनों के अलावा वहां की ग्राउंड रियलिटी और भी भयानक है। हद तोड़ने वाली ठंड और युद्ध के बीच जबरन सेना में भर्ती करके बॉर्डर पर भेज दिए जाने का सीधा जोखिम। खैर, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी मंजिल की ओर, जापान। यहाँ कोई युद्ध तो नहीं चल रहा, पर यहाँ के सोशियो कल्चरल हर्डल्स अपने आप में एक अलग ही चुनौती हैं। जापानी भाषा में एक टर्म है गाइजिन, जिसका सीधा सा मतलब होता है बाहरी या विदेशी। यह शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वहां के समाज में डीपली रूटेड एक आइसोलेशन की स्थिति को दर्शाता है। विदेशी कर्मचारी वहां भले ही सालों तक रह लें, अपना खून पसीना बहा दें, पर उस समाज में पूरी तरह मिलजुल जाना, उनका हिस्सा बन जाना लगभग नामुमकिन सा होता है। भाषा की दीवार तो है ही, पर सोर्स एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताता है जिससे आधुनिक शहरी जीवन का अकेलापन साफ झलकता है। जापान में कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशनल पार्लर्स हैं जहां थके हारे अकेले कम्यूटर्स सिर्फ इसलिए अपने पैसे खर्च करते हैं ताकि वहां बैठकर किसी से दो बातें कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात करने की सख्त मुमाने है और एक अजीब सा चुप्पी भरा माहौल होता है। अब सोचिए, एक नए विदेशी कर्मगार के लिए ये एनवायरनमेंट कितना अकेलापन भर देता होगा। और बात अगर वहाँ के काम के तरीके की करें तो ये आंकड़े सच में डराते हैं। वहाँ समय की पाबंदी ऐसी है कि 1 मिनट की देरी होने पर सीधे नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा रहता है। और छुट्टी कब मिलती है? जब तक आपका बॉस या लीडरशिप ऑफिस से नहीं निकलता, तब तक आपका अपनी सीट पर होना अनिवार्य है, जो कि आमतौर पर रात के 10 बजे तक खिंच जाता है। इस हद दर्जे के स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट कल्चर और लिमिटेड बिजनेस वीजा कोटास के बीच काम करना सच में किसी सपने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इन नए देशों में इतनी परेशानियां हैं, तो हमारे कारगर उन पुराने ट्रेडिशनल वेस्टर्न देशों में क्यों नहीं जाते? आइए देखते हैं ब्रॉडर ग्लोबल आउटलुक क्या कहता है। इसका जवाब सिर्फ इन 3 शब्दों में छिपा है, मेरा राष्ट्र प्रथम, यानी माई नेशन फर्स्ट। अगर आप आज वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी पर गौर करें, तो वहां आर्थिक राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक इश्यूज के चलते वहां की सरकारें विदेशी कारीगरों को आने देने के बजाय अपने ही नागरिकों के जॉब्स प्रोटेक्ट करने को प्रायोरिटी दे रही हैं। उनके दरवाजे अब विदेशी लेबर के लिए लगभग बंद हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कारीगरों को इजरायल और रशिया जैसे जोखिम भरे और नए विकल्पों की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। तो इस सब को देखने और समझने के बाद अंत में एक बेहद अहम और विचार करने लायक सवाल उठता है। एक देश अपनी आर्थिक मजबूरियों और अपने देश से भेजे गए उन कारीगरों की सलामती और कल्याण के बीच आखिर बैलेंस बनाता कैसे है? ये मुद्दा सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर रिजर्व्स या आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये उन इंसानी समझौतों की भी कहानी है जो इकोनॉमी के पहिए घुमाने के लिए पर्दे के पीछे किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? इस सवाल के साथ हम आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको इस वैश्विक आर्थिक मुद्दे की असल तस्वीर समझ आई होगी।